हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 47। अब आगे अरमान के खड़ूस नेचर और उसके एरोगेंट बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी, तो उसे पता था कि कोई भी लड़की तो अरमान की जिंदगी में आने से पहले 100 बार सोचेंगी और कोई लड़की अरमान को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगी। तो उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अरमान तो कभी शादी करेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं रश्मि को ये लगा कि शायद इस वक्त अंदर जो लड़की मौजूद है वो आकाश की पत्नी हो सकती है। अब तो रश्मि का दिल अंदर ही अंदर कांप सा गया था। कुछ आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए थे। अब जैसे ही उन चारों ने अरमान समेत रश्मि को इस तरह से आंसू बहाते हुए देखा तो वह हैरानी भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगे और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि शायद आस्था को कुछ हो गया है, इसीलिए रश्मि की आंखों में आंसू आ गए हैं। अब तो आकाश रश्मि के आंसू देखकर तड़प गया और कहने लगा, रश्मि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ क्या हुआ है? आस्था को क्या हुआ है? क्योंकि आकाश अरमान से उम्र में थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए वो आस्था को आस्था कहकर पुकार रहा था। आस्था में उसे अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी और क्योंकि आस्था उसे आकाश भैया कहकर पुकारती थी और सुमित को सुमित भैया, तो इसीलिए वह दोनों उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे। लेकिन अब जैसे ही रश्मि ने आकाश के मुंह से आस्था के लिए भाभी ना सुनकर केवल आस्था सुना तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वह सोचने लगी कि आकाश ने शादी कर ली। तुरंत ही रश्मि ने आकाश की बात सुनकर उसे खींचकर एक चांटा उसके मुंह पर दे मारा था। रश्मि के ऐसा करने पर बाकी सब उन दोनों की ओर हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। आकाश भी सवाल भरी नजरों से रश्मि की ओर देखने लगा और गुस्से से कहने लगा, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? उस वक्त आकाश को रश्मि के इस तरह से खुद पर हाथ उठाने पर गुस्सा आ गया था, तो उसने रश्मि को डांटना शुरू कर दिया। तभी रश्मि उससे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से शादी करने की? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें शादी बंधन में नहीं बंधना चाहते हो। मैंने तुम्हारे फैसले को एक्सेप्ट किया था और तुमने मेरे प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद आस्था से शादी कर ली। हाउ डेयर यू आकाश, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? ये सब कहते हुए रश्मि ने जल्दी से आकाश का गिरेबान पकड़ लिया था। ध्रुव और आहान रश्मि को इस तरह से गलतफहमी में आकाश पर हाथ उठाते हुए देखकर, उसका गिरेबान पकड़ते हुए देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराने से लगे और जल्दी ही आहान ने ध्रुव के कानों में कहा था, उफ, ये मोहब्बत का थप्पड़। वह दोनों बहुत ज्यादा हंसना चाहते थे, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो सब खुलकर हंस भी नहीं सकते थे। रश्मि इस तरह की बात सुनकर आकाश तुरंत चुप हो गया था। आकाश का तो मुंह में ऐसा लग रहा था मानो कि दही जम गई हो। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो रश्मि को ये कह सके कि जो कुछ वो मुझे कह रही है, जो कुछ भी वो सोच रही है, सब गलत सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है। उसका आस्था से एक भाई के जैसा रिश्ता है, वो उसकी बीवी नहीं है। तभी अरमान की थोड़ी सी सख्त आवाज डॉक्टर रश्मि अपनी सेंस में आई और अपने आंसू को पोंछकर अरमान की ओर कंफ्यूजन से देखने लगी। तब अरमान उससे बोला, शी इज नॉट हिज वाइफ, शी इज माई वाइफ, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। कहीं ना कहीं अरमान को रश्मि का इस तरह से आकाश की बीवी कहना काफी अजीब सा लगा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। इसीलिए वो गुस्से से रश्मि से बोल पड़ा, वो आकाश की बीवी नहीं है, वो मेरी बीवी है। और फिर उसने पूरे हक से आस्था का नाम लिया, मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया। जैसे ही रश्मि ने ये सुना, अपने आप ही उसके हाथ आकाश के कॉलर से नीचे सरकने लगे और साथ ही साथ उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। ये इसलिए नहीं हो रहा था कि अरमान ने अभी अभी क्या कहा है, क्योंकि रश्मि ने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान सिंघानिया और शादी नहीं, दोनों का तो आपस में कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। रश्मि ने आकाश की ओर देखा। आकाश लाल सुर्ख आंखों से रश्मि को ही गुस्से से घूर रहा था। आकाश के इस तरह से घूरने पर रश्मि डर गई थी। साथ साथ उसे ऐसा लगा उसका पूरा शरीर आकाश
कि आंखों की आग से जल रहा हो। आहान जल्दी से बोला, रश्मि दीदी प्लीज बताए आस्था भाभी की तबीयत अब कैसी है। फिर उसने खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए सबको बताने लगी कि आस्था अब बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। वो जिस जगह पर इतनी देर तक रही थी वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम था, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, अभी कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। और मुस्कुराकर आहान का कंधा थपथपाते हुए रश्मि जल्दी से वहां से निकल गई, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आकाश की आंखों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रश्मि को इस तरह से गायब होता हुआ देखकर आहान और ध्रुव दोनों हंसे बिना नहीं रह पाए। और आकाश गुस्से से रश्मि के केबिन की ओर जाने लगा था, क्योंकि रश्मि ने जिस तरह से सबके सामने उस पर हाथ उठाया था वह उसे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वेल, अब जैसे ही रश्मि ने कहा आस्था अब ठीक है, अरमान ने राहत की सांस ली थी। वहीं अरमान के चेहरे पर इतने सारे भाव देखकर सुमित मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, और वो समझ चुका था कि शायद उनका डेविल किंग अब ज्यादा दिनों तक डेविल नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर एक आदमी हाथ बांधे हुए वीर रायचंद के ठीक सामने खड़ा हुआ था, और वीर गुस्से में उसे घूर रहा था। तब फिर उस आदमी से वीर ने कहा, कुछ पता चला डेविल किंग का, कहाँ है वह। तब उस आदमी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, वह सब अगर उसने अपने मुंह से वीर रायचंद को ये बोला कि डेविल किंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो वीर रायचंद उसकी जान लेने से पहले 1 मिनट नहीं लगाएगा। तब भी वीर रायचंद गुस्से से भर उठ खड़ा हुआ और अपनी बंदूक अपने पॉकेट से निकालकर सीधा उसने अपने आदमी के माथे से लगा ली थी, और कहने लगा, आखिरकार कब तक तुम लोग इस काम को करने में नाकामयाब रहोगे। मुझे हर हाल में डेविल किंग और उसकी पूरी गैंग का पता चाहिए। याद रखना, अभी भी वीर रायचंद ने अपने आदमी को गोली मारी नहीं थी। तभी अचानक उसका सेक्रेटरी रंजीत वहां गया था। रंजीत को देखकर वीर उसे घूरने लगा और कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम। तो फिर रंजीत ने कहना शुरू कर दिया, बॉस वह हमारे इन्फॉर्मर से पता चला मिस्टर अरमान सिंघानिया कि आज जापान के फॉरेन क्लाइंट्स के साथ और साथ साथ फ्रांस के क्लाइंट्स साथ भी मीटिंग होने वाली है। ये खबर मुझे उसी के ऑफिस में काम करने वाले मेरी एक भरोसेमंद आदमी ने दी है। अब जैसे ही वीर रायचंद ने अरमान सिंघानिया का नाम सुना, उसके माथे पर बल पड़ गए और वो कहने लगा, एक तो ये डेविल किंग है जो मेरा कोई भी इलीगल बिजनेस चलने नहीं दे रहा है, और दूसरा ये अरमान सिंघानिया, इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट को, मेरे सारे क्लाइंट्स को ये मुझसे छीन कर ले जाएगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए और मैं इन दोनों को ही एक बार अपने हाथों से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को। तब वीर ने रंजीत की ओर देखते हुए कहा, ये बताओ मीटिंग कब और किस जगह होने वाली है। एपिसोड 48 अब आगे। तब रंजीत ने कहना शुरू कर दिया, एक्चुअली सर मीटिंग आज दिन में ही थी, और वह भी उनके ऑफिस में लैपटॉप के थ्रू होनी थी, लेकिन मेरे हाथ में इंफॉर्मेशन मिली है कि अरमान सिंघानिया अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए मॉल में लेकर गया है। जैसे ही वीर ही ने सुना, वह हैरान हो गया और बोलने लगा, मॉल में वाइफ अरमान सिंघानिया की शादी हो गई। तब वीर रायचंद मन मन में सोचने लगा था कि अरमान सिंघानिया की शादी कैसे हो सकती है। उसकी शादी रोकने के लिए तो मैंने तो उसकी होने वाली बीवी के बॉयफ्रेंड को अगवा कर लिया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इस मामले में मैं इतना बड़ा लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। क्या मुझे उसकी शादी वाले दिन स्विट्जरलैंड जाना था। काश मैंने खुद को रोक लिया होता तो आजा अरमान सिंघानिया मुझसे नीचे होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब उस लड़की के बॉयफ्रेंड को मैंने अगवा करवा लिया था तो वो लड़की अरमान से शादी कैसे कर सकती है। और किसी भी न्यूज़ में इस बात की खबर नहीं आई है। स्ट्रेंज, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी रंजीत ने इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, अरमान सिंघानिया ने अपने दादाजी की तबीयत की वजह से शादी की है। और सर, एक और बात पता चली है। तब वीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, क्या बात पता चली है। सर, ये पता चला है कि अरमान ने एक मामूली सी लड़की से शादी की है, और जिस लड़की से एग्जैक्टली अरमान की शादी होने वाली थी, वह शादी के दिन ही किसी और के साथ भाग गई थी।
उसके बाद सिंघानिया परिवार ने अपने इज्जत बचाने के लिए किसी और लड़की से अरमान सिंघानिया की शादी करवा दी है। अब जैसे भी वीर ने ये सुना वह जोरों से हंसने लगा और कहने लगा, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? अगर ऐसी ही बात है तो इस खबर का हम अब अपने लिए यूज करेंगे और मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार अरमान को जापान और फ्रांस के प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं। ये खबर बम ब्लास्ट जैसी है जिसे हम कल सुबह अरमान के ऊपर फोड़ेंगे। अब वीर रायचंद मन में सोचने लगा था, भले ही तुमने अपनी शादी बचा ली और अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और से शादी कर ली हो, लेकिन ये खबर तो सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि अरमान सिंघानिया की दुल्हन शादी वाले दिन ही फरार हो गई थी। कहीं ना कहीं ये सब कुछ सोचते हुए वीर रायचंद मुस्कुराने लगा और फिर रंजीत से बोला, मुझे अरमान सिंघानिया को आज नीचा दिखाने का मौका मिल चुका है, लेकिन इस डेविल किंग का क्या करूं जो कि छुपकर हम पर वार करता है। बहुत जल्द डेविल किंग को मैं अपनी आंखों के सामने अपने घुटनों पर देखना चाहता हूं। जैसे ही वीर ने ये कहा, रंजीत मन ही मन में बहुत सी बातें सोचने लगा, लेकिन अपनी गर्दन नीचे झुका रखा ताकि वीर उसकी आंखों में डेविल किंग का खौफ देख न ले। रंजीत फिर सोचने लगा, वीर को इस बात का एहसास नहीं है कि डेविल किंग तो एक तरह का तूफान है जो केवल कुछ ही पलों के लिए नजर आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। वेल, डेविल किंग के बारे में सोचते हुए अपने आप ही रंजीत के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि डेविल किंग कितनी ज्यादा खतरनाक मौत दिया करता था ये बात रंजीत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि डेविल किंग ने वीर रायचंद के कितने सारे आदमियों को बड़े ही बेरहमी और दर्दनाक मौत दी थी। तो इतना ही नहीं, अब लास्ट टाइम लड़कियों को छुड़वाया था तो जितने भी उनके आदमी थे उनकी बेदर्दी और बेरहमी पिटाई करने के बाद डेविल किंग ने उन सबको जिंदा जला डाला और खौफनाक मौत देकर मार डाला था। ये बात उस चश्मादीद ने खुद बताई थी जो कि वहां से बचकर निकल था और उसके बाद वीर रायचंद ने उसकी जान ले ली थी। तो तब से रंजीत के मन में डेविल किंग के नाम का खौफ बड़ी ही बुरी तरह से बैठ चुका था। इनफैक्ट रंजीत की भी एक बुरी आदत थी, उसे भी लड़कियों के साथ अयाशी करना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन जब से उसने ये देखा कि डेविल किंग लड़कियों के साथ गलत काम करने वालों को कितनी खौफनाक सजा दी है, तब से उसने लड़कियों से दूरी बना ली थी। वेल, अब क्योंकि वो काफी ज्यादा डेविल किंग के नाम से डर गया था तो इसीलिए जल्दी वहां से बाहर निकल चुका था। ज्यादा देर तक वह उसके बारे में सोचा नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर आस्था को ठीक 30 मिनट के बाद होश आ गया था और जैसे उसे होश आया उसका ध्यान अपने आसपास की जगह पर गया। पहले तो उसे लगा कि शायद वो इस दुनिया में ही नहीं कोई और दुनिया में है, क्योंकि आस्था के दिमाग में इस तरह की बेबुनियाद बातें कहीं न कहीं बहुत जल्द उसके दिमाग में आ जाती थी और वह किसी और ही दुनिया के बारे में सोचने लगती थी। उसने सोचा कि जरूर वो मर चुकी है और स्वर्ग में आ गई है, क्योंकि कहीं से भी उसे यह स्पेशल हॉस्पिटल का कमरा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस वक्त वह अस्पताल के बेस्ट रूम में थी, तो जो पूरी तरह से एक होटल के कमरे की तरह लग रहा था। तब आस्था ने सोचा, लगता है भगवान जी ने हमें अपने पास बुला लिया है, इसलिए वो अपने स्वर्ग के दरवाजे के कमरे में हमारा इलाज करा रहे हैं। क्योंकि आस्था के मुंह पर भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, साथ ही साथ हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। क्योंकि वह कमरा इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था तो उसे तो यही लगा कि जरूर कृष्ण भगवान जी ने उसे अपने पास बुला लिया है और उसका वहां पर वह इलाज करा रहे हैं। आस्था चारों तरफ देखने लगी और सोचने लगी थी, कृष्ण भगवान जी ने इतनी जल्दी हमें अपने पास क्यों बुला लिया? अब हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, अपना सपना कैसे पूरा करेंगे और हमारे नानी माँ का ख्याल कैसे रखेंगे? कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये उसने कसम खाई थी कि डॉक्टर बनने से पहले वो मरेगी नहीं। आस्था मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि दरवाजा खुला और तभी अरमान सिंघानिया वहां आया। अरमान को देखकर आस्था की आंखें और बड़ी हो गई। वह सोचने लगी, ये यहाँ क्या भगवान जी, क्या आपने मिस्टर राक्षस को भी अपने पास बुला लिया है? आस्था मन ही मन में ये सब सोचते हुए अरमान को देखकर उल्टी सीधे मुंह बनाने लगी। तभी
अरमान वहां आया था और उसके पास खड़े होकर कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? तब आस्था गुस्से से अरमान की ओर देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कम से कम स्वर्ग में तो आप हमारा पीछे छोड़ देते। वो दुनिया में कम पड़ गई थी जहाँ हमें परेशान किया करते थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आप यहाँ पर स्वर्ग में भी आ गए, हमें परेशान करने के लिए। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अब आस्था ने जैसे ही अपने मासूमियत में सारी बातें कही, अरमान हैरान हो गया और सोचने लगा कि अब इस बेवकूफ लड़की को क्या हुआ है, अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है। लेकिन इससे पहले कि अरमान उसे कुछ कहता, तभी उसके ठीक पीछे पीछे ध्रुव, आहान और सुमित वहां आ गए थे। वह आस्था की ओर देखकर कहने लगे, आस्था भाभी कैसी है? गॉड, आपको होश आ गया, अब आप ठीक तो है ना? तब आस्था हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखने लगी और सोचने लगी कि ये सब भी मर गए हैं क्या, और सब एक साथ स्वर्ग में आ गए हैं। आस्था को इस तरह से कोई जवाब न देता हुआ देखकर वह चारों हैरान थे। तभी ध्रुव आस्था बताने लगा, भाभी आप जानते हैं कि आप मॉल में बेहोश हो गई थी, इसलिए हम आपको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आई होप आप ठीक हो। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, हैरान हो गई, कंफ्यूजन में कहने लगी, ये क्या कहा आपने ध्रुव जी? हम अस्पताल में हैं, क्या हम मरे नहीं हैं? क्या हम स्वर्ग में नहीं हैं? अब जैसे ही आस्था ने इस तरह की बातें करना शुरू की, ध्रुव, आहान और सुमित हैरानी से आंखें फाड़े आस्था को घूर रहे थे। वहीं अरमान मन ही मन में सोचने लगा, ये बेवकूफ सिली गर्ल किस तरह की बातें ये अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या इसमें अक्ल नहीं है क्या? आस्था को इस तरह से बातें सुनकर आहान और ध्रुव अब तक खुद पर कंट्रोल किए हुए थे, अब दोनों के कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। टीयर्स ऑफ जॉय। वही सुमित घूरकर उन्हें देखने लगा था और फिर सुमित आस्था की ओर बढ़ा और कहने लगा, आस्था आप इस वक्त स्वर्ग में नहीं है बल्कि आप हॉस्पिटल में हैं। जैसा कि आपको इन दोनों ने बताया, आप बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम लोग आपको यहाँ अस्पताल लेकर आए हैं। अब प्लीज आप हमें ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि सुमित अभी आस्था को अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता था, इसीलिए वह उसका नाम ले रहा था। भाभी भी वो कभी कभी बुला दिया करता था, लेकिन अब उसे एक बड़े भाई की तरह आस्था की फिक्र हो रही थी। तब जल्दी से आस्था ने सुमित का हाथ पकड़ लिया और खुशी से पूछने लगी, सुमित भैया, क्या हम वाकई जिंदा हैं? हमें तो लगा था कि हम अपना सपना पूरा करने से पहले ही मर गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भैया, क्या आपने हमें सच्चाई बता दी कि हम जिंदा हैं। अब जैसे ही आस्था ने एक बार फिर इस तरह बातें सुनकर अरमान इरिटेट हो चुका था, लेकिन ध्रुव और आहान की हंसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थी। अब उन दोनों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अरमान ने उन दोनों को घूर कर देखा और जल्दी से अब दोनों ने हंसना बंद कर दिया था, लेकिन उन मुंह बंद करने के बाद भी उनकी हंसी छूटी ही रही थी, जिसकी वजह से उनके पेट हिल रहे थे। तब आस्था बोली, अब हम ठीक हैं, अभी हमें ठीक लग रहा है। तब यह अचानक आस्था का ध्यान याद आया कि वह तो चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए गई थी। उसने कपड़े बदल भी लिए थे और इस वक्त वो उन्हीं कपड़ों में है। हालांकि उसने अपना दुपट्टा लपेट रखा था और अस्पताल की चादर भी उसके ऊपर उड़ाई गई थी, जिसकी वजह से उसका कपड़ा काफी कम दिखाई दे रहा था। लेकिन आस्था जल्दी ही अब ये सोचकर कि उसके सामने सभी के सभी मर्द मौजूद है, उसने अपने आप को अच्छे से कवर करना शुरू कर दिया था। वही अरमान आस्था को देखकर अब समझ चुका था कि वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है कि जिस तरह से आस्था अपना दुपट्टा आगे पीछे से खींचकर अपने कपड़े को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तो इसीलिए अरमान ने जल्दी से ध्रुव और आहान की ओर देखते हुए बोला, तुम सब अब बाहर जाओ। और फिर वह सुमित की ओर देखकर कहने लगा, सुमित एक काम करो, इस आफत के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। अब जैसे ही अचानक से अरमान ने आस्था को आफत कहा, सुमित तो हैरान हो गया था, फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा। वही आस्था के हैरानी के मारे आंखें फैल गई थी और वो चिढ़कर कहने लगी, क्या कहा आपने कि आफत? हम क्या आपको आफत दिखाई देते हैं? हम जीते जागते इंसान हैं और आप हमें आफत कह रहे हैं। तभी अरमान इरिटेट होते हुए कहने लगा, तुमने अपनी हरकतें अपनी बातें देखी क्या? बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो तुम, एक नंबर की आफत हो तुम। हाँ आफत जब से मेरी जिंदगी में आई हो,
कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा करती ही रहती हो। तब सुमित अरमान के इस तरह अंदाज और उसकी बातें सुनकर हैरान था, और साथ ही साथ वह अरमान और आस्था की फाइट को एंजॉय कर रहा था। और वह सोचने लगा कि अरमान सिंघानिया जो कि अपना एक भी शब्द अपने मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचता है, आज वह बच्चों की तरह आस्था के साथ झगड़ रहा था, उसे डांट रहा था क्योंकि अरमान अपने इमोशंस जता रहा था। ये देखकर सुमित को काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसलिए वो ज्यादा देर तक वहां रुकना नहीं चाहता था और जल्दी वो वहां से बाहर निकल चुका था। तब सुमित को इस तरह से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता हुआ देखकर ध्रुव और आहान कहने लगे, क्या बात है, आप ब्लश कर रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हो आप, ऐसा क्या हुआ है आखिरकार अंदर? सुमित इरिटेट होते हुए कहने लगा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, ये देखो कि आकाश कहाँ चला गया है, और आस्था के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। तब ध्रुव ने जल्दी से कहा, वह मैंने कपड़े ले लिए हैं, क्योंकि आस्था भाभी इंडियन ड्रेस पहनती है, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग एक साल्स गर्ल की मदद जो भी मुझे ठीक लगा वह सारे कपड़े मैंने ले लिया है, और साथ के साथ कुछ बैग्स, फुटवेयर, कुछ ज्वेलरी जो भी सेल्स गर्ल्स ने रिकमेंड किया मैंने वह सब खरीद लिया है। अब जो भी उसमें भाभी को पसंद आएगा भाभी रख लेंगी, जो नहीं आएगा वह उसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल। और वो कपड़े मैंने गाड़ी में रखा हुआ है, उन्हीं में से कोई एक सूट लेकर आ जाता हूँ। ऐसा कहकर ध्रुव जल्दी ही गाड़ी की ओर जाने लगा। तब ध्रुव आहान की समझदारी देखकर मन मन में उसकी दाद दे रहा था। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपने कमरे में आकर लंबी लंबी सांस लेने लगी और उसे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था जब उसने आकाश पर हाथ उठा दिया था। बार बार रश्मि सोच रही थी कि उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे आकाश पर इस तरह से हाथ चाहिए नहीं उठाना चाहिए था। एपिसोड 49 अब आगे। और वह सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने आकाश पर हाथ उठा दिया, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कितना गुस्सा हो गया होगा, अब क्या करूं? सोचते हुए रश्मि काफी हद तक परेशान थी। तभी उसके दरवाजे केबिन पर दस्तक हुई। रश्मि जल्दी है एक फाइल लेकर बैठ गई और उसे चेक करने लगी थी, क्योंकि वो आस्था की फाइल थी। रश्मि अच्छी तरह से आस्था के केस को देखना चाहती थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी अगर अरमान सिंघानिया की बीवी है तो ये लड़की कितनी बड़ी हस्ती है, और वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, तो वह किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। उसने वो फाइल में देखे देखे ही कहा, बोलो क्या काम है, क्योंकि उसे तो लगा था कि कोई ना कोई हॉस्पिटल का स्टाफ या मेंबर किसी चीज से रिलेटेड काम के लिए वहां आया होगा। लेकिन जब कितनी ही देर तक केबिन में आए हुए आदमी का कोई जवाब नहीं आया, तो अचानक रश्मि को अपने शरीर में किसी की नजरों तपिश महसूस हुई। तो उसने आंखें उठाकर देखा कि आकाश गुस्से से लाल सुर्ख आंखों के साथ उसे ही घूर रहा है। अब तो रश्मि की तो अब हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़े होकर वह धीरे धीरे डरकर पीछे की ओर जाने लगी और आकाश आगे बढ़ने लगा, और इस बीच वो अपने कैबिन दीवार पर जाकर लग गई थी और आकाश सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसको रश्मि को आकाश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक तो उसने उसके दोस्तों के सामने उस पर हाथ उठा दिया था, तो उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तब रश्मि आकाश के ठीक बराबर साइड में से होते हुए निकालने लगी, लेकिन तुरंत आकाश ने अपना एक हाथ वहां रख दिया था। जब रश्मि दूसरे साइड से जाने लगी, आकाश ने अपना दूसरा हाथ वहां रख दिया था, तो रश्मि डर गई और अब दीवार के सामने वह रश्मि के बेहद करीब खड़ा हुआ था और बड़े ही ध्यान से वह रश्मि के चेहरे को देख रहा था। रश्मि में बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी और एक पल को आकाश के नजरें जाकर रश्मि की खूबसूरत लाल होठों पर ठहर गई थी। तब रश्मि ने जल्दी से कहना शुरू कर दिया, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का अफसोस हो रहा है। वह मुझे नहीं पता था कि वह आस्था अरमान सिंघानिया की बीवी है। वह बाकी सब ने जब उसे भाभी बोला और तुमने सिर्फ उसका नाम लिया, तो मुझे लगा कि शायद वह तुम्हारी बीवी है और मुझे गुस्सा आ गया था। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने भले ही 2 साल पहले मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि इतने दिनों में तुम्हारा दिल बदलेगा और तुम मुझसे शादी करोगे। और जब मुझे लगा कि तुमने किसी और से शादी कर ली, तो अपने आप ही मेरा हाथ उठ गया।
आई एम सो सॉरी आकाश। आकाश के कानों तक रश्मि की एक भी बात नहीं पहुंच रही थी। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ रश्मि को खूबसूरत लाल चेरी जैसे होठों पर था। और जब रश्मि एक साथ लगातार बोले जा रही थी, अचानक से आकाश ने अपना सब्र का बांध तोड़ दिया और तुरंत उसने अपने होठों को रश्मि के होठों पर रख दिया था और बड़े ही रूड तरह से उसे किस करने लगा। एक तो आकाश को रश्मि के हाथ उठाए जाने पर गुस्सा था और ऊपर से रश्मि इतनी बकर बकर सुनकर उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। इसलिए उसने बड़ी बुरी तरह से उसे किस करना शुरू कर दिया था। रश्मि अचानक से हुए हमले के लिए रेडी नहीं थी और वह काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। इतना ही नहीं, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी और आकाश न केवल उसे चूम रहा था बल्कि उसने उसे बाइट्स भी किए थे और रश्मि के होठों से कुछ खून निकलकर आकाश के होठों पर भी लग चुका था। तो उसे किस करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन 15 से 20 मिनट बाद जब आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि रश्मि को सांस लेने में पूरी तरह से परेशानी होने लगी है, तब जाकर उसने रश्मि को छोड़ा था और एरोगेंट अंदाज में कहने लगा, आइंदा मेरे सामने मत आना, समझी तुम, वरना वह हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें इस तरह से मेरी जिंदगी में आने की कोई इजाजत नहीं है और तुम हो कि तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया है। ये सिर्फ उसकी सजा है, इस सजा को हमेशा याद रखना, समझी तुम। ऐसा कहकर आकाश रश्मि को वार्निंग देता हुआ वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी रश्मि ने अचानक से आकाश का हाथ पकड़ लिया था और उसके थोड़ा सा करीब जाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, अगर तुम्हें थप्पड़ मारने की इतनी हसीन सजा मिल सकती है तो मैं तुम्हें हर रोज थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वह आकाश के और थोड़ा करीब चली गई थी, जिससे आकाश के दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और वह हैरानी से रश्मि की ओर देखा हुआ कहने लगा, तुम पागल हो, तुम यू आर मैड, यू आर जस्ट मैड, यू आर मैड। ऐसा कहकर जल्दी ही आकाश उस कमरे से हड़बड़ाहट से बाहर निकल गया था और बाहर निकलकर उसने गहरी और लंबी सांस ली थी। अब जैसे ही आकाश वहां से बाहर निकला तब रश्मि अपने होठों को टच करते हुए मुस्कुराने लगी थी। हालांकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आकाश के साथ मोहब्बत कहीं ज्यादा गहरी थी और वह आकाश के इस तरह से आज उसे किस करने पर मुस्कुराने लगी थी। वही ध्रुव, आहान और सुमित जो कि आकाश को ही ढूंढ रहे थे। जल्दी ही उनकी नजर आकाश पर पड़ी। आकाश दौड़ते भागते लगभग उन्हीं के पास आ रहा था। तब ध्रुव हैरानी से आकाश की ओर देखकर कहने लगा, अरे आकाश भाई, क्या हुआ है आपको? आप तो इस तरह से भाग रहे हो जैसे कि आपकी इज्जत खतरे में हो और कोई आपकी इज्जत लूटना चाहता हो। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आकाश अपनी नजरें चुराने लगा था। वही ध्रुव इस तरह से बोलने पर आहान ने ध्रुव को हाई फाई दिया था और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। आकाश चिढ़कर कहने लगा, जस्ट शट अप, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो तुम दोनों। ऐसा कहकर जल्दी ही वह वहां से जाने लगा था और फिर पलटकर कहने लगा, शायद तुम लोग भूल रहे हो कि हम इस वक्त अस्पताल में हैं। तभी सुमित कुछ याद करते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो एक बताना ही भूल गया। ऑलरेडी मैंने आस्था भाभी के कपड़े उनके कमरे में उनके वार्ड तक भिजवा दिए हैं और अरमान भाई ने कहा है कि हम सब लोग घर चले जाए क्योंकि काफी देर हो गई है। दादाजी हम सबकी फिक्र कर रहे होंगे और आस्था के हॉस्पिटल वाली बात को उन्होंने दादाजी से बताने के लिए सख्त मना किया है। तब वो लोग जल्दी ही वहां से निकलकर घर की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव ने अरमान को आस्था के लिए एक जोड़ी कपड़े देकर जा चुका था। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आस्था को कैसे बोले कि वह अपने कपड़े चेंज कर सकती है। अब तक आस्था काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क खुद से ही हटा दिया था क्योंकि आस्था को मेडिकल फील्ड में इतनी तो नॉलेज हो चुकी थी कि उसकी हालत अब कैसी है कैसी नहीं है खुद को वो जानती थी। अब वो काफी ज्यादा स्टेबल महसूस कर रही थी। अरमान इस वक्त उसके कमरे में नहीं था। वो कपड़े लेकर वो वार्ड के बाहर खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि वह किस तरह से आस्था को कपड़े चेंज करने के लिए बोले। वहीं आस्था ने जल्दी से अपना दुपट्टा हटाकर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था कि कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है,
क्योंकि इतने टाइम से वह बेहोश थी, तो वह जस्ट देखना चाहती थी कि उसकी कंडीशन ठीक है या नहीं है। उसके बाद वह दुपट्टा फिर अच्छी तरह से पहनना चाहती थी ताकि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी को दिखाई ना दे। और आस्था ने दुपट्टा उतारकर अभी जस्ट साइड में रखा ही था और उसे लपेटने के लिए ही जा रही थी कि तभी तुरंत अरमान उस वार्ड में आ गया था। और अरमान की नज़र जैसे ही आस्था पर पड़ी तो वह पूरी तरह से हैरान हो गया था। अचानक से उसका शरीर पूरी तरह से हिट जनरेट करने लगा था, क्योंकि आस्था उस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही थी। कितनी ही देर तक अरमान उसे इस तरह से देखता रहा। हालांकि खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करने के चक्कर में उसका पूरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा था और रह रहकर उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा। अरमान खुद पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन तब अचानक आस्था को जैसे ही अपने ऊपर किसी की गहरी नजरें महसूस हुई, उसने तुरंत सामने की ओर देखा और अपने सामने अरमान सिंघानिया को देखकर आस्था बुरी तरह से डर गई थी। जोरों से चीखने लगी, नहीं नहीं, आप यहाँ क्या याया कर रहे हैं? क्या आपको अकल नहीं है? इस तरह से आप किसी लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हैं? आपको नॉक करना चाहिए था। ऐसा कहकर जल्दी ही आस्था ने अपने आप को दुपट्टे से कवर करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अरमान ऑलरेडी उसे देख चुका था। फिर आस्था के इस तरह से बोले जाने पर वह थोड़ा सा आगे बढ़ा और एकदम से आस्था के बेहद करीब चला गया था। इतना करीब कि आस्था की गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। अब आस्था को लगने लगा कि अरमान उसे किस करना चाहता है, इसीलिए वह उसके करीब आया है। और अपने आप ही आस्था की आंखें कब बंद हो गई उसे एहसास ही नहीं रहा। तभी अचानक अरमान ने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े आस्था के हाथ में रख दिए थे और फिर कहने लगा, अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, समझे? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक सर्वेंट हो। यू आर जस्ट माई सर्वेंट। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो सकती, समझ गई ना? अब फटाफट से ये कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि ने तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिया है। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने घर पर जाकर दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश की, याद रखना अगर तुमने दादाजी को कुछ भी बोला तो अरमान सिंघानिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आस्था को ये सब कहता हुआ बाहर निकल गया था और बाहर आकर उसे खुद पर अफसोस हो रहा था, विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह भी और इसी वक्त ठंडे पानी से नहीं नहाया, अगर उसने अपने आप को थोड़ा ठंडा नहीं किया, तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि उस वक्त उसका शरीर तप रहा था। इसीलिए जल्दी ही वह अस्पताल के अंदर VIP वार्ड में चला गया था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।